गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अनम है। मैं राजनीति विज्ञान विभाग में के यहाँ पर लेक्चरर हूँ। और आज का हमारा जो विषय है वो है भारत का संविधान, और उप विषय के तौर पर हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की जो यथार्थपूर्ण अभिलाषा होती है वो क्या होती है। सबको चाहिए कि हम अपना श्रेष्ठ आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके इस संसार के अंतर्गत। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार से अच्छा कोई ऐसा डिफरेंशिएशन है जहां हम ये कह सके कि इस देश के अंतर्गत या हमें भारतीय नागरिक होने पर हमें गर्व महसूस हो। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकार को जानने से पहले ये आवश्यक है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम अधिकार किसको कहते हैं। देखो, प्रोफेसर लॉस्की हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत बड़े विद्वान हैं। वो क्या बोलते हैं कि मौलिक अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता है। यानी कि अगर आपको श्रेष्ठ जीवन चाहिए, अगर आपको आदर्शपूर्ण जीवन चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अधिकार हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लोग आप अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए आपको सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत रहना पड़ेगा, और वो कौन दिखाता है कि ये हमारे विकास के लिए आवश्यक है, वो आपके मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार के तौर पर हमारे संविधान ने, जो मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ तो उसमें 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद आपका अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित आपके अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद आपका संपत्ति का अधिकार है, उसके बाद आपका आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में 7 अधिकार हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमने देखा कि संपत्ति का जो अधिकार था उसके कुछ क्राइटेरिया पर, कुछ चीजों पर ऐसा देखा गया कि वो संविधान के अंतर्गत ठीक प्रकार से नहीं आ पा रहे थे। इसलिए 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब वो एक कानूनी अधिकार है। तो अब जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है उसमें हमारे पास कितने अधिकार देखने को मिलते हैं? 6 अधिकार। हम 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, देखो, आप सामाजिक जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, अपना विकास कर ही नहीं सकते जब तक आपको इक्वलिटी नहीं मिल जाती इस समाज में रहने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, और भारतीय समाज है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां भी रही हैं कि लोगों में छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना देखने को मिलती थी। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये माना गया कि स्वतंत्रता आवश्यक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर समानता ही ना होगी तो हम स्वतंत्रता का क्या करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, समानता के अधिकार को अपना प्रथम अधिकार बनाया। वैसे देखो, मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, जिसमें अनुच्छेद 12 में आपका राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा मतलब ये बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। उसके बाद में आपका अनुच्छेद 13 में इसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि अगर संसद या कोई और ऐसी संस्था कोई ऐसा कानून लागू कर ही नहीं सकती जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सके या हनन कर सके। इसलिए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वो क्राइटेरिया बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।
ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक आ जाता है हमारा समानता का अधिकार। 14 में क्या कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता के भारतीय संविधान के अंतर्गत ये बिल्कुल मेंशन है कि आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी जाएंगे, भारतीय नागरिक के लिए कानून हमेशा समान रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है कि भारतीय संविधान में या कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति भाषा, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 आता है। 15 के बाद आपका 16 आता है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की सबको समान रूप से समानता मिलेगी। किसी को कि उच्च जाति या निचली जाति या पिछड़ी जाति, इस प्रकार से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि संविधान में कुछ ऐसे अपवाद है जिनको पिछड़े वर्गों के लिए उनको आगे की श्रेणी में लाने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया है, कुछ चीजें बतलाई गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 17 आता है। 17 के अंतर्गत आता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार की कोई भी अस्पृश्यता यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य, शिक्षा और सैनिक संबंधी कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा और कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को बाहर विदेशों से भी कोई उपाधि मिलती है तो वो पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में बताएगा, उसके बाद यहाँ से डिसाइड होगा कि वो उपाधि वो ग्रहण करनी है उसको कि नहीं करनी है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत हम 14 से 18 तक अनुच्छेद में ये सब कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सब प्रत्येक व्यक्ति को ये अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की बिल्कुल स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें आवागमन की स्वतंत्रता आ जाती है, रोजगार करने की स्वतंत्रता आ जाती है, या बिना हथियारों के कहीं पर सभा करने की स्वतंत्रता आ जाती है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 19 के बाद आपका आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में ये दर्शाया गया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उस समय उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, जब उसको जिस वक्त उसको अपराधी घोषित करने के लिए प्रक्रिया जारी थी। ठीक है। तो अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 आता है। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या बोला गया है, अनुच्छेद 21 में यह बोला गया है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी कि आपको जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है, और केवल जीवन का ही नहीं, आपको गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार जीने के लिए इस राज्य के अंदर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 21 आ भी है, जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए कार्य करेगी। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के में कहा गया है कि बंदी के संबंध में, यानी कि बंदीकरण के संबंध में आपको यह सुविधा प्रदान की गई है कि अगर कोई व्यक्ति को कोई भी जो है गवर्नमेंटल लोग आपको बंदी बना रहे हैं, यानी कि आपको पुलिस किसी अपराध में आपको पकड़ लेती है, तो उस समय आपको 24 घंटे के भीतर ही क्या करना पड़ेगा, अपराधी को कोर्ट के सामने, कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे की आपको टाइमिंग दी गई है कि आपको अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में आपने बंदी बना लिया तो आप उसको कोर्ट के सामने पेश कीजिए, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो अपराधी है या नहीं है, अगर है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रदान की गई है। अब हमारा आता है तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24, ये आपके दो अनुच्छेद हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। कैसे? अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है ना, और उसके बाद बेगार पर रोक लगा दी गई है। कैसे? बहुत सारी संस्थाओं में हमने देखा है कि मानव तस्करी ये आजकल का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग अपराध है कि मानव तस्करी बहुत तेजी के साथ में हो रही है। तो आपको भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 आपको इस बात के लिए कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति की मानव तस्करी नहीं कर सकते और ना ही किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या आता है? बालात श्रम पर रोक, यानी कि 14 वर्ष से पहले कोई भी व्यक्ति, जैसे कल कारखाने होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, आप 14 साल फैक्ट्री होती हैं, वहां पर 14 साल से पहले किसी भी बच्चे से आप बालात श्रम नहीं करा सकते हैं। चाइल्ड लेबर को बिल्कुल भारत के संविधान ने बैन किया हुआ है। तो समझ आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या आप पर किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक कार्रवाई होती है या बालात श्रम होता है तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक है। अब हमारा चौथा अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आपको अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक बताया गया है। अब हम तेजी से देखेंगे। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप भारतीय संविधान के द्वारा आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी राष्ट्र में हो, जो भी धर्म आप अपनाना चाहते हैं तो भारतीय संविधान इससे कोई रोक टोक आपका नहीं लगा सकता है। अगर मान लीजिए आपका धर्म परिवर्तन कराने के लिए कोई जोर दे रहा है तो आप उसके विरुद्ध जाकर कहां जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये किस में है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26 में यह कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आप कोई जागरण करा देना चाह रहे हैं या आप कोई ऐसा धार्मिक कार्य करा देना चाह रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप करा सकते हैं, आप उसका प्रबंध भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 जो है वो भारतीय संविधान का, वो ये बोलता है कि अपने धर्म की उन्नति के लिए या किसी भी धर्म की उन्नति के लिए आपको कर देने या ना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य का मतलब कि आप जबरदस्ती कहने लगे कि आप चैरिटी कीजिए, आप चंदा कीजिए या कोई भी और चीज कीजिए या जबरदस्ती कर दीजिए, तो आपको भारत राज्य के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा भी आपको कर देने या ना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप उसमें कर दे सकते हैं, चाहे तो आप उसमें कर नहीं दे सकते। उसके बाद में आपका क्या आता है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि आप धार्मिक शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए पूर्णतया क्या है? स्वतंत्र हैं। कैसे? कि आप चाहते हैं कि आप अपना धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रसार करने के लिए कोई ऐसा शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं। शिक्षण संस्थान मतलब जहां पर धर्म से संबंधित कोई शिक्षा दी जाए, तो राज्य आपको बाध्य नहीं कर सकता। आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखी होगी, क्या बोला गया कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य प्रत्येक धर्म को, आप जानते हैं कि भारत जो है वो धर्म प्रधान देश रहा है। भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से लोग कुछ अपना रहे हैं, बहुत से लोग कुछ अपना रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध आपको न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान किया गया है जिस पर आपको लगता है कि आप पर जोर दिया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करें, या आप पर जोर दिया जा रहा है कि राज्य आपको किसी धार्मिक चीजों को करने से रोक रही है, तो आपको न्यायालय में बिल्कुल आप स्वतंत्र है जाने के लिए कि अगर आपको धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध करना है या आपने शिक्षण संस्थानों को खोलना है तो आप राज्य की अनुमति प्रदान करके ऐसा कार्य कर सकते हैं और राज्य आपको इस प्रकार से कोई भी रोक टोक लगाने का कार्य नहीं करती है। तो समझ आया? सबसे पहला हमारा समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हो गया। आपके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका शोषण नहीं किया जा सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाता है आपका? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। अब आपका आता है पांचवा अधिकार। पांचवा अधिकार के अंतर्गत आपके पास आता है अल्पसंख्यकों के
अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार, ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक जो है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज किसको बोला, अल्पसंख्यक किसको बोला जाता है कि आप जिस देश के अंतर्गत आप रह रहे हैं उसमें उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होती है। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो ये व्यवस्था करता है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत के भारत में जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके जो भी हित हैं वो अपने हितों को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। उनके हितों के अंतर्गत समस्त प्रकार की चीज आ जाती हैं, जैसे उनकी संस्कृति आ गई, उनकी शिक्षा आ गई, या फिर आप मानकर चलिए उनके बहुत सारे ऐसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो क्या कहते हैं अधिकार उनको प्रदान करते हैं। तो भारतीय संविधान ये कहता है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत के अल्पसंख्यक का हितों का संरक्षण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भारतीय संविधान बिल्कुल आपको बताता है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आपके जितने भी अधिकार हैं आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने हितों का संरक्षण आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके हितों के संरक्षण के विरुद्ध कोई कार्रवाई आप अपने ऊपर देखने को मिलती है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपके जितनी भी चीजें हैं वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगी। ठीक है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक है वो अपने प्रचार के लिए, अपने प्रसार के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को, अपनी विभिन्न प्रकार की जितनी भी रीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो स्वतंत्र है कि वो उनके साथ में आसानी से सभी चीजों को क्या कर सकती हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर सकती हैं। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये कौन सा अधिकार है आपका, पांचवा अधिकार। अब आपका छठा अधिकार आता है छठे अधिकार के अंतर्गत क्या चीज आती है, आपका संपत्ति का अधिकार। मैंने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये बात बताई थी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार, जब मूल अधिकार हमारे लागू हुए थे उस समय ये लागू था अनुच्छेद 30 जो है, सॉरी अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो है, जहां पर संपत्ति के अधिकार की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 7 अधिकार हमें प्रदान किए गए थे जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत। लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन आने के पश्चात 1978 में ये देखा गया कि संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब ये हमारे भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार बन गया है। और कौन से अनुच्छेद में चला गया है ये चला गया है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। अब संपत्ति से संबंधित जितनी भी प्रकार की व्यवस्था होगी उन पर भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा वही प्रोविजंस अपनाए जाएंगे जो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसमें लिखे गए हैं। क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार तो रहा नहीं, क्योंकि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम तेजी से सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ जाने की बात करते हैं। लेकिन अब ये हट गया है और अब ये क्या किस में आ गया है, ये कानूनी अधिकार बन गया है जिस पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कानून के द्वारा लागू की जाएंगी। अब हमारा 7वां अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला, ये बोला कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान की जो है, ये मौलिक अधिकारों की जो है ये मूल आत्मा है।
ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दिया गया है, ये अधिकार प्रदान किया गया है कि ये विभिन्न प्रकार के उपचार कर सकती है अगर किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी प्रकार से, कोई भी व्यवस्था से किसी भी चीज का सामना करना पड़ता है। तो ये संवैधानिक उपचार कितने होते हैं, इसके अंतर्गत जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो क्या कर सकती है, 5 प्रकार की जो है वो रिट जारी कर सकती है। रिट का मतलब होता है अभिलेख जारी कर सकती है। कैसे जारी कर सकती है? 5 रिट, ये कौन कौन सी है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अगर किसी भी अपराध के विरुद्ध बंदी बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करती है। क्या आदेश जारी करती है कि आप हमें बताइए कि इसने क्या अपराध किया है, आप हमें ये व्यवस्था बतलाइए कि क्या उसने किसी कानून के विरुद्ध कोई चीज ऐसी की है जो उस समय में अपराध की श्रेणी में आता था या नहीं। अगर वो उसमें आता है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसमें जो चाहे कर सकती है, और अगर नहीं आता है तो वो फिर उस समय जो प्रोविजंस किए जाते हैं संविधान के अंतर्गत उस पर वो कार्यवाही करती है। ये पहली रिट है। आपकी दूसरी रिट आती है परमादेश। परमादेश के अंतर्गत तो क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी व्यक्ति को ये आदेश देती है कि आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत परमादेश में कोई भी सरकारी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यवस्था हो जो उस समय अपने काम नहीं कर रहे होते हैं ढंग से, तो उसको आदेश जारी करती है कि आप अपने कार्य को ढंग से कीजिए। ठीक है। थर्ड आपका आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि कार्यवाही को रोक देना। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को या फिर अपने उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को वो क्या कह सकती है, वो ये कह सकती है कि ये जो जिस चीज पर आप सुनवाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस आदेश को वहीं पर रोक दीजिए और इसको हमारे पास भेजिए, इस पर जो कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। इसका मतलब होता है रोकना, यानी कि निषेध कर देना। ठीक है। आपका चौथा क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही कर रही है, अगर वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाती है तो उच्च न्यायालय या अपने नीचे का अधीनस्थ न्यायालय कोई भी हो वो अभिलेख जारी कर सकती है कि ये जो जिस व्यवस्था पर आप इस वक्त अपनी सुनवाई कर रहे हैं या सुनवाई दे रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, उसको आप हमारे जगह पर ट्रांसफर कर दिए या स्थानांतरित कर दीजिए, इसकी जो अगली कार्यवाही होगी वो हमारे यहाँ पर की जाएगी। देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलरिटी लिए हुए हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो क्या होता है कि प्रतिषेध तो कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट रोक देती है कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यवाही किसी भी न्यायालय में शुरू हो जाती है, शुरू होने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो आप इसको हटा दीजिए, इस पर जितनी आगे कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। पांचवा क्या आता है आपका, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का क्या मतलब होता है? अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है कि अगर कोई भी गलत तरीके से कोई पद अपना लेता है अगर, तो क्या करना है, आपको क्या देखना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो
पद जो ग्रहण किया है वो किस बिना पर किया है, किस आधार पर किया है। अगर वो गलत निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है, या कोई भी जो भी कार्रवाई वो करना चाहती है कर सकती है। वो सवाल पूछ सकती है कि आपने जो ये पद ग्रहण किया है वो किस आधार पर आपने ये पद ग्रहण किया है। इस प्रकार से हमारे साथ जो है वो कितने अधिकार हो जाते हैं, 6। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि मूल संविधान में कितने होते हैं, 7 अधिकार होते हैं, इंक्लूडेड संपत्ति का अधिकार। लेकिन आपका जो अब संविधान है वर्तमान का, उसमें ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिलहाल कितने अधिकार हैं, तो 6, लेकिन मूल अधिकार कितने हैं, वो कितने हैं, 7। और ये भी याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल के द्वारा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया है और कहां पर उसको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अधिकार तो अधिकार है, इनको मौलिक क्यों कहा जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि मौलिक अधिकार इसलिए है क्योंकि इनको जो है वो संविधान का संरक्षण प्राप्त है, इनको सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को जो क्यों संरक्षण प्राप्त है कि अगर किसी भी प्रकार से आपका कोई भी एक भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आप न्यायालय में जाकर ये अपील दायर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे अधिकारों का हनन हुआ है या मेरे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है वो खराब की गई है। तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, आपके उन अधिकारों के का डिफेंड करती है, उन अधिकारों को। ठीक है, इस प्रकार इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। और ये सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आपके सभी प्रकार के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। और लास्ट में यही कहूंगी कि अधिकार वे दावे हैं, वे वैधानिक दावे हैं जिन्हें राज्य लागू करता है और समाज स्वीकार करता है। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। मैं आपको बता चुकी कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकारों की आपकी बात की गई है। धन्यवाद।